पिछले 2 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या जाना, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सीखा। रासायनिक अभिक्रिया किस तरह से होती है हम लोगों ने ये जाना। रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित किया है कि नहीं। हम लोगों ने ये भी जाना कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। ठीक, और अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये हम लोगों ने जाना है। ठीक, हम लोगों ने संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना भी सीखा हम लोगों ने। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार हैं उन चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रकार पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो लिखे हैं ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकर्मक या अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उन्हें हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहलाता है वैसे अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। 2 या उससे अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है। इधर मेरा अभिकारक है और इधर उत्पाद है। तो देखो कितने अभिकारक हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अभिक्रिया करने से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, H2O का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, H2O। तो देखो जिसको जल बोलते हैं, तो 2 मिलने से, 2 अभिकारक के मिलने से कितने उत्पाद का निर्माण हुआ, एक उत्पाद का निर्माण हुआ। तो हम इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा इस बात को। और भी उदाहरण लिए हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन 2 अभिकारक हैं। 2 अभिकारक के मिलने से क्या बना हम लोग का, एक उत्पाद बना, एक ही उत्पाद बना। तो हम इस अभिक्रिया को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस अभिक्रिया में देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम लोग जल में मिलाते हैं, किसमें, जल में मिलाते हैं, तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बिना बुझा हुआ चूना और इसको बुझा हुआ चूना। वो घर में सफ़ेदी करते हैं, पक्का का घर में प्लास्टर होने के बाद सफ़ेदी करते हैं कि नहीं, चूना पत्थर लगाते हैं, चूना लगाते हैं। तो पेंटर सब जो चूना रखते हैं ना, वो यही होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO होता है। जब इसको पानी में मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो पानी गर्म हो जाता है, पानी खौलने लगता है ना। उसके बाद पानी और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों की अभिक्रिया करने से वो घुल जाने के बाद पूरा क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही चुनाई किया जाता है घर में। ठीक है, जब चुनाई कर देते हैं ना, चुनाई करने के बाद 2-3 दिन में फिर वो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों फिर अभिक्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। तब उसके बाद में चमकने लगता है वो। ठीक है, तो ये सारे जो उदाहरण है ये सब किसके हैं, संयोजन अभिक्रिया के हैं। समझ में आ गया। संयोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे, 2 या फिर उससे अधिक अभिकारक होनी चाहिए। यहाँ हम लोगों ने 2 अभिक्रियाओं वाला उदाहरण लिया है। 2 या उससे अधिक अभिकारक मिलकर के जब एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है वियोजन अभिक्रिया।
या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहेंगे। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है तो उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया में दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है, और यहाँ वियोजन में क्या होता है, एकल अभिकर्मक, एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलता है तो एक ठो का निर्माण होता है, और यहाँ अकेले टूट करके दो या उससे अधिक छोटा छोटा उत्पाद बनाता है। इसको हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण में दिए हैं ये सारे तीनों, FeSO4, FeSO4 जो है इसको जब हम लोग उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, Fe2O3 में टूटता है, साथ में फिर SO2 बनता है, फिर SO3 भी बनता है। ठीक है, समझ में आया। इसको कहते हैं फेरस सल्फेट, इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड, और ये सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार से ये AgCl सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सूर्य प्रकाश में रखते हैं, धूप में रखते हैं, तो क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो एक था, एक से टूट करके छोटा छोटा उत्पाद बन गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह से इसमें सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, इसमें जब हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, करंट, तो क्या होता है, ये सोडियम और क्लोरीन में टूट जाता है। तो एक अभिकारक था, एक ही अभिकर्मक था, एक ही अभिकारक था, ये टूट करके छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण किया, तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो अब इसमें ध्यान दोगे, जैसे वो कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाते हैं तो पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, पानी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। मतलब इसमें अभिक्रिया के समय में उष्मा का भी उत्सर्जन हुआ, उष्मा का निकास हुआ कि नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उस वक्त खोलते वक्त हाथ भी नहीं डाला जाना चाहिए। कहते हैं जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है उसको हम लोग उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, याद रहेगा। वैसे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन हो, अर्थात उष्मा भी निकले, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक उसके विपरीत जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा लगती है, उष्मा देना होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया। जिसमें उष्मा निकलती है उष्माक्षेपी, और जिसमें उष्मा देना होता है उष्माशोषी। याद रहेगा। तो इस तरह से देखो, CH4 जिसको मीथेन गैस बोलते हैं, जो घर में गैस चलाते हैं ना, घर में जो खाना पकाने के लिए जिस गैस का इस्तेमाल करते हैं वो CH4 मीथेन गैस होता है। ठीक है, तो CH4 को जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन में, हवा बिना गैस जलेगा, नहीं जलेगा, तो जब जलाते हैं तो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उसके साथ साथ जल वाष्प भी बनता है। ठीक है, साथ में उष्मा निकलती है, तभी तो खाना पकता है। चूल्हा जलाते हैं तो खाना पकता है कि नहीं, खाना पकने का मतलब क्या हुआ, उष्मा निकलती है, बहुत ज़्यादा उष्मा निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अच्छा, ये वाला अभिक्रिया ये भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को हमने पानी में मिलाया तो क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होता है कि नहीं, वो खौलने लगता है, अभिक्रिया के समय खौलने लगता है और गर्म हो जाता है, तो उष्मा निकलता है। गर्म होना मतलब क्या, उष्मा निकलना। तो उष्मा जो निकलता है, तो इस अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कहेंगे, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक उसी तरह से कार्बन को जब हम लोग जलाते हैं, कार्बन को जब हम लोग ऑक्सीजन में जलाते हैं, कोयला वगैरह जलाते हो ना जी, तो जब जलाते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, साथ में उष्मा भी निकलता है। कोयला को जलाते हैं तो उष्मा निकलता है कि नहीं निकलता है, उष्मा नहीं निकलेगा। अगर उष्मा ना निकले तो हम लोग कार्बन को जलाएंगे जी, कोयला को जलाएंगे, क्या फ़ायदा होगा। अर्थात ये जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। और जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें उष्मा देना होता है, उसको हम लोग
उष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। ये वाला उदाहरण, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को साथ में मिला के जब हम उसमें उष्मा देते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कब बनता है? जब हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के उष्मा देंगे, उसको गर्मी देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक उसी तरह से जब कार्बन को हम लोग पानी में लेके जल में मिला के उसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बनने के लिए हमको क्या चाहिए हुआ? उष्मा लगा, तो इसको हम लोग, जिसमें उष्मा देना होता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा देना होता है उसको उष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिससे उष्मा निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, समझा गया? तो ये संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया और उष्माशोषी अभिक्रिया हो गया। अब अगला पढ़ रहे हैं हम लोग, अगला देख रहे हैं विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? लिखिए, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा? जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से, उदाहरण में देखो, ये आयरन है Fe और ये CuSO4 कॉपर सल्फेट है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन में जब हम लोग आयरन को डालते हैं, लोहा को, किसी लोहा के कील को या लोहा को जब हम लोग इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा? ये जो आयरन है ना, इस कॉपर को बोलेगा भागो भागो, इसको भगा के इसको हटा देगा और इसके जगह पर आयरन खुद बैठ जाएगा और कॉपर बेचारा नीचे बैठ जाएगा। समझ में आ रही बात? क्या किया? ये जो आयरन तत्व है, ये कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में से, अर्थात कॉपर के यौगिक में से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद बैठ जाता है उसमें। समझ में आएगी बात? तो जब कोई एक तत्व, ये तत्व दूसरे तत्व को, इस तत्व को उसके यौगिक से क्या कर दे? विस्थापित कर दे, तो हम वैसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक उसी तरह से कॉपर जो है, कॉपर को जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में AgNO3 में जब हम लोग डालते हैं तो ये कॉपर सिल्वर को विस्थापित कर देता है और सिल्वर के जगह खुद आ जाता है। कॉपर नाइट्रेट का विलयन हो जाता है और सिल्वर बैठ जाता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आएगी बात? ठीक है, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है? लिखे हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वैसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच, ये मेरा अभिकारक है, ठीक है, तो इन अभिकारकों के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान होता है। उदाहरण के तौर पर ये हम लोगों ने दिया है सैंपल में XY और AB। XY ये एक यौगिक है, AB ये एक यौगिक है। ठीक है, और ये दोनों क्या हो गया? हम लोग का अभिकारक हो गया। इन दोनों अभिकारकों के बीच में जो है ना आयनों का आदान प्रदान होगा। किसका? आयनों का आदान प्रदान, जिसमें ये X और ये A धनायन है, ये Y और ये B ऋणायन है। X और A धनायन, Y और B ऋणायन लिख दिए। X और A धनायन और Y और B ऋणायन है। ठीक है, तो क्या होगा? आयनों का आदान प्रदान होगा। इसका आयन को ये ले लेगा और इसका आयन को ये ले लेगा। तो ये धनायन है तो वो क्या करेगा? ऋणायन को लेगा।
तो ये x क्या करेगा, b को ले लेगा, x b के साथ संयोग कर लेगा और a मेरा धनायन है, y मेरा ऋणायन है, तो ये जो a है y को ले लेगा, यानी ay बना देगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सोडियम क्लोराइड है NaCl है और AgNO3 सोडियम क्लोराइड और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड का विलयन और सोडियम नाइट्रेट का विलयन को जब हम लोग क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये जो सोडियम है ये नाइट्रेट को ले लेगा, सोडियम नाइट्रेट बना देगा NaNO3, ये मेरा A और ये मेरा B है, ये X और ये Y है, ये X क्या करेगा, A को ले लेगा, सॉरी B को ले लेगा, तो Na हो जाएगा, NO3 NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बना देगा। उसके बाद ये मेरा A है, ये धनायन है और ये Cl ऋणायन है, तो ये क्या करेगा, इसको ले लेगा, AgCl बना लेगा, AgCl बना देगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से इसमें भी BaCl2 बेरियम क्लोराइड Na2SO4 सोडियम सल्फेट का विलयन है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो दोनों में जब अभिक्रिया होती है तो क्या करेगा, ये इसको ले लेगा BaSO4। ठीक है, और उसके बाद ये जो सोडियम है किसको ले लेगा, क्लोरीन को ले लेगा, ये इसको ले लेगा, अर्थात पहले सोडियम को लिखेंगे फिर इस क्लोरीन को लिखेंगे, NaCl बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इस अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या समझा हम लोगों ने? विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, समझ में आ गया? इसके आगे थोड़ा समझेंगे उपचयन और अपचयन क्या है। उपचयन और अपचयन सीधा अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होना उपचयन कहलाता है या ऑक्सीकरण कहलाता है। सिंपल याद रखना है, जब ऑक्सीजन जुड़े, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाएगा। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो कॉपर है, कॉपर को जब हम लोग गर्म करते हैं हवा में ऑक्सीजन होता है, तो कॉपर को हम लोग हवा के साथ गर्म करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर में Cu में O जुड़ा, Cu में O जुड़ा कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। या क्या हुआ है? तो उपचयन हुआ है। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ है। ठीक उसका उल्टा, जब अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का वृद्धि होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपचयन होना। ठीक है, ऑक्सीजन जुड़े तो उपचयन और ऑक्सीजन हटे तो अपचयन, हाइड्रोजन हटे तो उपचयन और हाइड्रोजन जुड़े तो अपचयन। बस इतना याद रखना है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। याद रहेगा, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपचयन को अवकरण कहते हैं। अपचयन को अवकरण भी कहते हैं। ठीक है, समझ में गया? यहाँ दिए हैं CuO और H2। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ हम क्या करते हैं, जब उसको गर्म करते हैं तो कॉपर और जल बनता है। तो देखो इस CuO में से, इसमें से कॉपर ऑक्साइड में से क्या होता है, ये ऑक्सीजन हट जाता है। ऑक्सीजन हट गया तो ऑक्सीजन का हटना क्या होगा? ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें यह दोनों काम हो रहा है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना
ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन। तो यहाँ उपचयन भी हो रहा है और यहाँ अपचयन हो रहा है। समझ में आ गया? यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयन हो रहा है, और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ उपचयन हो रहा है। समझ में आ गई बात? ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का हटना उपचयन, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ठीक है। और अब हम देखेंगे ये दोनों क्रियाएं अक्सर साथ साथ होती है। उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है, तो हम इसको क्या कहते हैं आगे देखते हैं। उपचयन और अपचयन समझ गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। इसमें देखो CuO और हाइड्रोजन है। इस CuO में से, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है? अपचयन। ऑक्सीजन का हटना अपचयन। तो इसमें ये जो CuO है क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयित हुआ। ठीक है। उसके बाद ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, और ऑक्सीजन का हटना अपचयन। अर्थात इस अभिक्रिया में दोनों काम हो रहा है। उपचयन का भी क्रिया, उपचयन भी हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है और यहाँ उपचयन हो रहा है। ठीक है। तो जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक ये उपचयित हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है, इससे ऑक्सीजन हट रहा है तो अपचयित हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ठीक है। तो दोनों जब हो तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ये सारे के सारे उदाहरण हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया का है। यहाँ ये हम लोग हो रहा है, क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। जबकि यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या हो रहा है? ये उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है। तो अपचयन और उपचयन दोनों साथ में हो तब उस अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखो, यहाँ ZnO में से ऑक्सीजन हट रहा है तो ऑक्सीजन का हटना अपचयन, अर्थात ये ZnO क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, और ये कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, तो ये कार्बन क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। ठीक है। कार्बन का यहाँ उपचयन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ अपचयन हो रहा है और साथ में उपचयन हो रहा है। तो दोनों, जब दोनों क्रियाएं साथ में हो तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अर्थात ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो गया। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखते हैं, MnO4 और HCl है। तो MnO4 में से, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है। MnO4 में से ऑक्सीजन हट गया ना, तो ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? अपचयन। तो ऑक्सीजन हटा, अपचयन हुआ। उसके बाद देखो ये जो ऑक्सीजन है किस में जुड़ा? हाइड्रोजन में जुड़ गया। इस हाइड्रोजन में जुड़ गया। ठीक है। तो हाइड्रोजन में जुड़ा, इस यहाँ दो देखो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो यहाँ क्या हो गया? इसका उपचयन हुआ। क्या हुआ? उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन हुआ। लेकिन फिर यहाँ देखो, इस HCl में से हाइड्रोजन हट रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। तो हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन। तो यहाँ क्लोरीन का फिर उपचयन हो रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा, उपचयन हुआ। क्लोरीन में से यहाँ में इससे हाइड्रोजन हट रहा है तो हाइड्रोजन का हटना उपचयन हो रहा है। ठीक है। यहाँ भी उपचयन हुआ, यहाँ भी उपचयन हुआ, यहाँ
अपचयन हुआ। ठीक है, तो उपचयन और अपचयन साथ में हो रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक उसी तरह से इसमें भी देखो H2S है, इस H2S में से H क्या कर रहा है, हट रहा है, H हटा, H किस में जुड़ा, इसमें क्लोरीन में, है कि नहीं। तो क्या हो रहा है यहाँ, हाइड्रोजन का, इसमें से हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, उपचयन। तो इसमें उपचयन हो रहा है। ठीक है, और हाँ यहाँ से इसको देखो, हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है, सल्फर अकेले रह रहा है, तो इसका क्या हुआ, उपचयन हुआ। क्या हुआ, उपचयन हुआ। और क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ क्या हुआ, अपचयन हुआ। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना उपचयन, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। यहाँ देखो, यहाँ हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है तो उपचयन, और यहाँ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो यहाँ अपचयन। ठीक है, समझ में आई बात, उपचयन अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया। तो चलो, हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा। पहला संयोजन अभिक्रिया पढ़ा। संयोजन अभिक्रिया में दो या उससे अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ा, एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। फिर हम लोगों ने ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा देना होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसको हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ये जाना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया, जब एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो हम क्या कहते हैं, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर हम लोगों ने जाना द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ये चीज़ हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने पढ़ा उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, इसको ध्यान से समझना। उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना उपचयन कहलाता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाता है। और जब अपचयन और उपचयन एक साथ होता है, जब अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक होते हैं उनमें एक तो उपचयित हो रहा है, दूसरा अपचयित हो रहा है, अगर साथ में होता है तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में सारा पढ़ लिया लगभग। ठीक है।